यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जब वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे पेपर नंबर 1 के अंदर जो है वो यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग के अभी हम लोग जो है वो 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में तो हमने ये देखा था कि भाई लॉजिकल रीजनिंग है क्या, अपने को क्यों नेट के सिलेबस के अंदर दिया गया, क्यों पढ़ना है। और जो सेकंड जो लेक्चर हमने किया था, मतलब कल जो हमने लेक्चर किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि आर्गुमेंट्स क्या है। क्योंकि अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पे जाते हो तो वहां पे आपको इंडक्टिव डिडक्टिव दो तरह से जो है वो रीजनिंग देखने को मिलेगी। एक है इंडक्टिव रीजनिंग, एक है डिडक्टिव, तीसरी भी होती है एबडक्टिव भी। तो अपने सिलेबस के अंदर तो 2 है, इंडक्टिव डिडक्टिव, लेकिन दोनों रीजनिंग के अंदर जो है वो मेन फैक्टर जो रोल प्ले करता है दैट इज आर्गुमेंट। ओके, और आर्गुमेंट क्या है सबसे पहले वो समझना बहुत जरूरी था। तो मैंने आपको बताया था अपनी बात दूसरे पर्सन के सामने प्रेजेंट करने का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, ठीक है। उस फॉर्मेट को बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट। और वो जो फॉर्मेट रहेगा वो कैसा रहेगा, स्टैंडर्ड नेचर का रहेगा। और स्टैंडर्ड कैसा होगा, जिसके अंदर कम से कम एटलीस्ट 2 प्रीमाइसिस होंगी और एक कंक्लूजन होगा। प्रीमाइसिस क्या है वो मैंने आपको बता दिया था। प्रीमाइसिस बेसिकली देखो, प्रीमाइस हो चाहे कंक्लूजन हो, इन सबको बोलते हैं स्टेटमेंट। और जो आर्गुमेंट है वो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो कई सारी स्टेटमेंट मिलकर के बनती है आर्गुमेंट। ओके, अब जो आर्गुमेंट रहेगा उसके अंदर आपका प्रीमाइसिस भी है, कंक्लूजन भी है। प्रीमाइसिस बनते हैं रीजन। प्रीमाइसिस बेसिकली क्या होता है, रीजन होता है, वो वजह होगी और उस वजह से आप किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हो। और आर्गुमेंट हमेशा ही कैसा रहेगा, कन्विंसिंग नेचर का रहेगा। आर्गुमेंट के जरिए आप दूसरे पर्सन को क्या करना चाहोगे, कन्विंस करना चाहोगे। ये सब बोल बच्चन हम जो है वो लास्ट क्लास के अंदर हमने सारी की सारी कर लिया। अगर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब के ऊपर मैंने डाली है, उसको जरूर देख लेना। क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में, तो उसके अंदर आपके आर्गुमेंट का बड़ा रोल है, ठीक है। तो आर्गुमेंट के बारे में पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना। अब आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम क्या शुरू करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग से। हालांकि पहले मैं बेस बताऊंगा आपको, जो हमारी ये बुक है, इस बुक के अंदर आपके स्टार्टिंग के अंदर तो लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद में इंडियन लॉजिक, और उसके लास्ट में मैंने ये कुछ हैंड रिटन नोट्स भी जो है वो डलवाए थे। अब ये जो हैंड रिटन नोट्स है, इसके L1 के ऊपर, इसका जो L1 है पेज, उसके ऊपर हम लोग आएंगे और वहां पे आके और इसको हम लोग जो है एक बार गो थ्रू करेंगे। तो अभी इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, एक एक लेक्चर हम पूरा स्पेसिफिकली इनके ऊपर लगाने वाले। 1-1 घंटे का लेक्चर लगेगा, 1 घंटे में इंडक्टिव पूरा हो जाएगा, 1 घंटे में डिडक्टिव पूरा हो जाएगा। उसके जितने भी पार्ट्स है वो सब हो जाएगा, सारे फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले अपने को बेसिक समझना है कि आखिर इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग ना इसको एक दूसरे का अपोजिट मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो लॉजिशियंस हैं, मतलब जिन्होंने लॉजिकल रीजनिंग बनाई और इसके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया था, तो वो लोग ये बोलते हैं कि दीज आर नॉट द अपोजिट साइड, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है, जो डिडक्टिव है, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। जैसे एक नटशेल में अगर मैं बात करता हूं, हम ये बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में थ्योरी को जनरेट करने का काम किया जाता है। कोई थ्योरी नई डेवलप करनी है, अब वो नई थ्योरी को डेवलप करेंगे, उसके लिए आएंगे आपके इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव आर्गुमेंट। वही अगर बात करूंगा, अगर उस थ्योरी को आपने क्या करना है, प्रूव करना है, या थ्योरी तो जनरेट हो गया, थ्योरी, नई थ्योरी बनाने का काम इंडक्टिव में। और वो जो थ्योरी बन चुकी है, उस थ्योरी को अगर आपने जो है वो क्या करना है, टेस्टिंग करनी है, वो काम कहां पे किया जाएगा, डिडक्टिव में। समझ रहे हो? तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया भाई। इंडक्टिव के अंदर हम लोग जो है वो नए नए फैक्ट्स को निकालने की बात करते हैं, और डिडक्टिव के अंदर हम लोग उन फैक्ट्स को क्या करते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस बात को समझना। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर पहले हम लोग जो है वो इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंसेस है हम वो देखेंगे, क्या सिमिलरिटीज है वो देखेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा इंडक्टिव करेंगे, और उससे अगली क्लास के अंदर पूरा का पूरा डिडक्टिव करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो जी सर। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग 2023 में जो एनटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2। अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स का कंप्लीट पैकेज हम प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपका पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट है, ओनली कोड नंबर 17 वाले, ठीक है। तो क्योंकि मैनेजमेंट के 2 हैं, एक कोड 17 है और एक कोड 55 है। ओके, तो हम लोग कोड 17 की कोचिंग ओनली प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी पेपर है तो आप पेपर 1 हमसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे उसके अंदर आपको मिलेगा पेपर 1 प्लस में पेपर 2 दोनों का वीडियो लेक्चर लाइक दिस। हर यूनिट के चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर हमने बनाए हुए हैं,
ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है एम स्मार्ट एकेडमी के नाम से, तो वहां पे आपको वो मिल जाएगा। ओके, एप्लीकेशन के ऊपर सारी वीडियोस डाली हुई है, रिकॉर्डेड वीडियोस है। आप अपने टाइम के हिसाब से, आपको रात को 2 बजे पढ़ने का मन है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रात को 1 बजे पढ़ने का मन है पढ़ो, आपको सुबह 4 बजे पढ़ने का मन है कोई इश्यू नहीं है। वीडियोस हमने ऑलरेडी ऐप पे अपलोड कर दी हैं, आप उनको देखिए, उनको लगाइए। साथ में कंटेंट के तौर पे आपको ये किताबें मिलेंगी, हर यूनिट की सेपरेट बुक्स जो है वो हमने बनाई हुई है, वो सब आपको मिलेगा। प्लस प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, और साथ में जो है वो रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियोस मिलेंगी। हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो भी मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया हुआ, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना है एक बार। देखो, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आर्गुमेंट्स के बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ा भाई? आर्गुमेंट्स के बारे में। सर हमने आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा था। और आर्गुमेंट्स क्या थे? आर्गुमेंट वो थे जिनके थ्रू हम अपनी बात दूसरों को मनवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के थ्रू हम अपनी बात जो है वो क्या करते हैं? मनवाते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास के अंदर, मैंने बोला था कि भाई देखो, आर्गुमेंट जो है वो क्या होता है, जैसे अगर मेरे स्कूल का कोई टूर जा रहा था और मैं अपने पापा को कन्विंस करना चाहता हूं कि मेरे पापा मुझे स्कूल के लिए भेज दे, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले कुछ प्रीमाइसिस रखूंगा और फिर एक कंक्लूजन दूंगा। तो बेसिकली प्रीमाइसिस या कंक्लूजन दोनों को मिला करके क्या बनेगा आपका? आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट का जो बेसिक फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो कन्विंसिंग नेचर होता है। तो आर्गुमेंट को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? दूसरे पर्सन को परसुएड करने के लिए, दूसरे पर्सन को कन्विंस करने के लिए, ताकि हम जो चाहते हैं दूसरा पर्सन वही चीज करे, हम जो मनवाना चाहते हैं दूसरा पर्सन वही चीज माने। बात समझ में आ गया जी? अब आर्गुमेंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, आपको मैंने बताया था। आर्गुमेंट के अंदर पहली बात तो आर्गुमेंट जो है वो क्या? कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है वेरियस स्टेटमेंट का, ठीक है। अब ये जो वेरियस स्टेटमेंट है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कुछ तो स्टेटमेंट जिनको बोलेंगे हम प्रीमाइसिस, और कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग क्या? कंक्लूजन। ओके, तो जो आपका आर्गुमेंट होता है उसके अंदर प्रीमाइसिस भी देखने को मिलेगा, उसके अंदर कंक्लूजन भी देखने को मिलेगा। बात खत्म। अब जो आपका आर्गुमेंट होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो ये बोलता है कि हर आर्गुमेंट में एटलीस्ट कम से कम 2 प्रीमाइसिस होनी चाहिए, मतलब 2 आप पहले प्रोपोजिशन दोगे या 2 आप पहले रीजन दोगे, और उनके बेस पर आप क्या दोगे? कंक्लूजन दोगे। तो आपका जो वैलिड आर्गुमेंट है वो कौन सा होगा? मतलब एक आर्गुमेंट जो है वो आपका, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या रहेगा? सर आर्गुमेंट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या होगा? जिसके अंदर जो है वो 2 एटलीस्ट जो है वो क्या होंगे? प्रीमाइसिस होंगे, और एक जो है वो क्या होगा? कंक्लूजन होगा। अब आर्गुमेंट बोल दिया तो चाहे इंडक्टिव आर्गुमेंट की बात कर लूं, चाहे डिडक्टिव आर्गुमेंट की बात कर लूं, ध्यान देना, चाहे इंडक्टिव की बात कर लूं, चाहे डिडक्टिव की बात कर लूं, दोनों आर्गुमेंट के अंदर जो है वो फॉर्मेट क्या रहने वाला है? पहले प्रीमाइसिस और फिर क्या? कंक्लूजन। ध्यान दो इस बात को एक बार के लिए। आर्गुमेंट के स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, एक फॉर्मेट क्या था आर्गुमेंट का कि भाई पहले क्या होंगी? प्रीमाइसिस, और फिर उसके बाद में क्या होगा? कंक्लूजन। अब आर्गुमेंट अगर 2 तरीके के हैं, एक है इंडक्टिव आर्गुमेंट, एक है डिडक्टिव, तो चाहे इंडक्टिव हो चाहे डिडक्टिव हो, फॉर्मेट तो वही रहने वाला है। स्टार्टिंग के अंदर जो है वो क्या होगा? आपके प्रीमाइसिस होंगे, और बाद में जो है वो क्या होगा? कंक्लूजन होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। तो दोनों ही आर्गुमेंट, दोनों ही क्या है? आर्गुमेंट है। चाहे इंडक्टिव की बात कर लूं मैं और चाहे डिडक्टिव की बात कर लूं, दोनों ही जो है वो क्या है? आर्गुमेंट है, बट दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। और दोनों अगर आर्गुमेंट है तो दोनों में क्या होगा? सबसे पहले प्रीमाइसिस एंड देन उसके बाद में क्या होगा? कंक्लूजन होगा। अब इंडक्टिव आर्गुमेंट में क्या होता है और डिडक्टिव में क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, एक बार समझाता हूं थोड़ा सा। मेरी बात को ध्यान से समझना है एक बार। आप जो है वो एक बार ऐसे ही आपको मौका मिल गया और आप जो है वो चले गए इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर आप चले गए। ओके, और इंग्लैंड में जब आप गए तो वहां पे आपने जो है वो अंग्रेजों को, अंग्रेज देश में गए तो वहां पे आपने अंग्रेजों को देखा, और आपको पहला अंग्रेज मिला जिसका नाम जॉन था, और जॉन जो है वो गोरा था, ठीक है। फिर आपको दूसरा अंग्रेज मिला, और दूसरा जो अंग्रेज मिला उसका नाम जो है वो पीटर था, और पीटर भी जो है वो गोरा था। फिर आपको तीसरा अंग्रेज मिला, और तीसरा जो अंग्रेज था उसका नाम जो है वो जैक था, और जैक भी जो है वो क्या था? गोरा था। अब आप 3 अंग्रेजों से मिले, और तीनों अंग्रेज जो है वो आपको क्या मिले? गोरे मिले। तो आपने वहां पे ये बोल दिया कि इंग्लैंड में रहने वाले जितने भी अंग्रेज हैं वो सारे के सारे क्या है? गोरे हैं। लेकिन क्या ऐसा कंपल्सरी है क्या कि इंग्लैंड के अंदर जो भी पर्सन रहता है कि क्या सारे के सारे जो है वो गोरे होंगे? ऐसा जरूरी है क्या? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या ऐसा जरूरी है क्या? सर ये तो जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि काले भी, क्योंकि जो अंग्रेज होते हैं बेसिकली तो वो तो काले भी हो सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स है वो काले भी, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स हमेशा गोरे ही होंगे, ब्रिटिशर्स आपके काले भी हो सकते हैं। हाँ जी सर, हो सकते हैं। तो
यहां पे इंडक्टिव के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, आप पहले प्रीमाइसिस देंगे और प्रीमाइसिस के बेस पर कंक्लूजन बनाएंगे। ध्यान देना, पहले प्रीमाइसिस होगी, उसके बेस पर कंक्लूजन बनेगा, और वो जो कंक्लूजन है वो सर्टेनली 100% श्योर हो ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे प्रीमाइसिस आपकी 100% क्या हो, करेक्ट हो, लेकिन जो आपका कंक्लूजन है वो 100% सही हो ऐसा जरूर नहीं है। वो सर्टेनली कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन 100% की वहां पे कभी भी बात नहीं आती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग में बेसिकली हम लोग जो है, जैसे अब आपने एक थ्योरी बना दिया कि इंग्लैंड में रहने वाले सभी लोग जो है वो क्या है, गोरे हैं। अब ये जो थ्योरी आपने बनाया, किस बेस पे बनाया? सर हमने ये देखा जैक भी गोरा था, मैक्स भी गोरा था, और जो तीसरा कोई पर्सन मिला, मान लो मिस्टर एक्स, वो भी गोरा था। अब 3% से मैं मिला इंग्लैंड में, वो तीनों गोरे, तो मैंने बोल दिया इंग्लैंड में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे क्या है, गोरे हैं। तो आपने एक थ्योरी को बना दिया। अब ये जो थ्योरी आपने बनाया, ये थ्योरी 100% सही है या नहीं है, तो इसके लिए आप श्योर कभी नहीं हो सकते हैं। तो इंडक्टिव जो आर्गुमेंट्स है, इंडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर बेसिकली हमेशा क्या आपको देखने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगा। क्या भी देखने को मिलेगा? प्रोबेबिलिटी आपको हमेशा यहां पे देखने को मिलेगा। मतलब यह है कि आपका जो कंक्लूजन है, आपका जो कंक्लूजन है वो हमेशा 100% करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यह बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि जो आपका इंडक्टिव रीजनिंग है या इंडक्टिव आर्गुमेंट है। अब यहां पे मैं कई बार ना इंडक्टिव आर्गुमेंट की जगह इंडक्टिव रीजनिंग वर्ड यूज करूंगा, तो आप जो है वो कंफ्यूज मत होना, दोनों को जनरली जो है वो सेम ही ट्रीट कर लेते हैं। तो इंडक्टिव के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, हम लोग नई थ्योरी बनाने का काम करते हैं। ध्यान देना, इंडक्टिव में हम लोग नई थ्योरी बनाने का काम करेंगे। अब वो जो नई थ्योरी है वो सही है या गलत है, ऐसा जो है मतलब वो हमेशा 100% सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पे हमेशा ही जो है वो क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा। क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी। इट मे और मे नॉट बी, कि वो सही हो भी सकती है और सही ना भी हो। इस बात को समझना है एक बार। तो ये तो है इंडक्टिव। अब जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि राम जो है वो स्मार्ट है, श्याम जो है स्मार्ट है, मोहन जो है स्मार्ट है। अब ये तीन अलग अलग जो है वो प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन नंबर 1, प्रोपोजिशन नंबर 2, प्रोपोजिशन नंबर 3। राम स्मार्ट, राम इज स्मार्ट, श्याम इज स्मार्ट, मोहन इज स्मार्ट। और इसके बेस पर ये बोल दिया, अगर कंक्लूजन जो है वो ये दे दिया, सो ऑल बॉयज आर स्मार्ट। क्या ये सही है? बताओ, कुछ हमारे जैसे भी बदसूरत है या नहीं है? बताइए, क्या ये राम को देख के ये बोल देना राम स्मार्ट है, राम को देखे बोला राम स्मार्ट, श्याम दिखा भाई श्याम भी स्मार्ट है, मोहन दिखे भाई मोहन भी स्मार्ट है, और उसको देखे ये बोल दिया कि जितने भी बॉयज है सारे स्मार्ट है। अरे कुछ हम जैसे भी है। तो एक बात बताइएगा, क्या ये 100% सही है या गलत है? सर देखो प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हो भी सकता है कि 100 के 100% जो है वो बॉयज है वो स्मार्ट हो, और ऐसा हो भी सकता है कि 100% बॉयज स्मार्ट ना हो। मतलब यहां पे हमेशा क्या देखने को मिलेगा? प्रोबेबिलिटी। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर हमेशा जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रोबेबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब यहां पे आप जो है थोड़ा कोल्ड हो गया, एडजस्ट करना, ठीक है ना। चलो, तो इंडक्टिव आर्गुमेंट की अगर मैं बात करूं या इंडक्टिव रीजनिंग की अगर बात करूं, तो यहां पे हमेशा जो कंक्लूजन रहेगा वो क्या रहेगा? वो प्रोबेबल बेसिस पे रहेगा। मतलब वो हमेशा 100% श्योर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये तो आप ध्यान रखना पहले, ठीक है। वही अगर डिडक्टिव की बात करता हूं, अब देखो यहां पे आपने जो है वो एक थ्योरी बनाया, राम स्मार्ट, श्याम स्मार्ट, मोहन स्मार्ट। इसके बेस पर ये बोल दिया ऑल बॉयज आर स्मार्ट। तो ये आपने थ्योरी मेकिंग का काम किया। तो थ्योरी जो बनाई जाती है उसको वो बनाई जाती है विद द यूज ऑफ द इंडक्टिव आर्गुमेंट। और अगर एक थ्योरी बन गई, आपने ये बोल दिया कि ऑल बॉयज आर स्मार्ट, ये थ्योरी बना दी, ठीक है। अब इसके बेस पर इसको वेरीफाई करना कि क्या एक्चुअल में ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो अब आपने देखा ऑल बॉयज आर स्मार्ट, तो आप राम से मिले, राम एक बॉय था, राम भी स्मार्ट है, श्याम भी स्मार्ट है, मोहन स्मार्ट है। तो ये जो है वो क्या, आप राम से मिले तो आपने बोला राम क्योंकि एक बॉय है, और ये लिखा हुआ है कि सभी बॉय जो हैं वो क्या है? स्मार्ट है। तो इसका मतलब राम भी स्मार्ट है, श्याम भी एक बॉय है तो श्याम भी स्मार्ट है, मोहन भी बॉय है, मोहन भी स्मार्ट है, एक्स भी बॉय है, एक्स भी स्मार्ट है, वाई भी बॉय है, वाई भी स्मार्ट है, जेड भी बॉय है, जेड भी स्मार्ट है। तो ये क्या है? ये क्या है? यहां पे 100% वैलिडिटी की बात हो रही है। इसका मतलब अगर प्रीमाइस में जो बोला, कंक्लूजन हमेशा उसको जो है वो क्या करेगा? 100% फॉलो करेगा,
100% क्या करेगा, फॉलो करेगा। देखो दोनों ही, चाहे इंडक्टिव की बात कर लो चाहे डिडक्टिव की बात कर लो, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए एक चीज बस याद रखिएगा, अगर नई थ्योरी डेवलप करनी है तो हम यूज करते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट्स को, इंडक्टिव रीजनिंग को, और अगर एग्जिस्टिंग थ्योरी कोई बनी हुई है उसको सिर्फ वेरीफाई करना है तो उसके लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं किसको, डिडक्टिव को। बाकी अभी आप एक बार हैंड रिटन नोट्स के ऊपर आओ तो क्लैरिटी लेवल और भी बढ़ जाएगा आपका। आओ देखो जी, ऐसा मिलेगा आपको। मेनली रीजनिंग जो है वो कितने तरह से हम यहां पे बता रहे हैं, 2 तरह से। मेनली रीजनिंग जो है वो कितने तरह से बता रहे हैं, 2 तरह से, ठीक है। एक तो है जी कौन सा, इंडक्टिव, कौन सा, इंडक्टिव, और एक है कौन सा, डिडक्टिव। पहले इंडक्टिव की बात करते हैं। इंडक्टिव क्या है, पहले पूरा इंडक्टिव पढ़ेंगे फिर डिडक्टिव पे आएंगे। इंडक्टिव, इसमें इनोवेशन की बात की जाती है। अगर मैं इंडक्टिव आर्गुमेंट्स पे आऊंगा या इंडक्टिव रीजनिंग पे आऊंगा तो इंडक्टिव रीजनिंग में हमेशा किसकी बात होगी, इनोवेशन की, नई नई थ्योरी को डेवलप करने की बात की जाती है। इंडक्टिव के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, न्यू थ्योरी को डेवलप करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में या इंडक्टिव आर्गुमेंट में हम लोग जो है वो नई नई थ्योरी को डेवलप करने की जो है वो क्या करते हैं, बात करते हैं। एक काम करते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव को दोनों को एक साथ लेके चलते हैं तो क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट कर लोगे ना, डिफरेंस अगर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है इसमें क्या है, फिर ठीक रहेगा। चलो मैं दोनों को एक साथ लेके चलता हूं। देखो एक है इंडक्टिव और एक है डिडक्टिव। सबसे पहले बात करते हैं किसका, इंडक्टिव का। इंडक्टिव में क्या करते हैं, इसमें इनोवेशन की जाती है, मतलब नई थ्योरी को डेवलप करने की बात की जाती है, नई थ्योरी को डेवलप करते हैं। वही अगर बात करूंगा डिडक्टिव में तो यहां पे थ्योरी ऑलरेडी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है, उसको वेरीफाई किया जाता है। उसको क्या करते हैं, वेरीफाई। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर इंडक्टिव की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा सर, इंडक्टिव आर्गुमेंट में या इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर जो है नई इनोवेशन की बात की जाती है, नई थ्योरी को डेवलप करने की बात की जाती है। मतलब अगर आपको कोई नई थ्योरी को डेवलप करना है तो आप लोग जो है वो यूज करोगे किसको, इंडक्टिव को। किसको यूज करोगे, इंडक्टिव को। और अगर आपने जो है कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी बनी हुई है उसको सिर्फ क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो आप यूज करेंगे किसको, डिडक्टिव को। किसको यूज करेंगे, डिडक्टिव को। यह पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट ध्यान देना, जो इंडक्टिव है यहां पे आप स्पेसिफिक से जनरल पे जाते हो। एक स्पेसिफिक, अलग अलग स्पेसिफिक बातें होंगी, उन स्पेसिफिक बातों को जोड़ करके और फिर आप जनरल फैक्ट जो है वो बात के ऊपर जाते हो। जैसे आपने ये बोला राम इज स्मार्ट, राम जो है वो स्मार्ट है, एक स्पेसिफिक बात है, ओनली किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है। आपने बोला श्याम इज स्मार्ट, किसके बारे में बात हो रही है, इंडिविजुअल श्याम के बारे में बात हो रही है। आपने बोला मोहन इज स्मार्ट, इंडिविजुअल मोहन के बारे में बात हो रही है। और फिर इसके वजह से बोल दिया आपने सो ऑल बॉयज आर स्मार्ट। इसका मतलब आपने जो है वो क्या किया, स्पेसिफिक से, किससे, स्पेसिफिक से कहां गए, जनरल गए। मतलब स्पेसिफिक फैक्ट को हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मतलब इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक फैक्ट को जो है वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हमने राम को देखा, उसको ऑब्जर्व किया, राम स्मार्ट है। हमने श्याम को देखा, ऑब्जर्व किया, श्याम स्मार्ट है। हमने मोहन को देखा, ऑब्जर्व किया, मोहन स्मार्ट है। तो हमने यहां पे क्या किया, स्पेसिफिक फैक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेस पर, और स्पेसिफिक फैक्ट के बेस पर हम क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं। क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जनरल कहते हैं। इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जनरल जाते हैं, या इंडक्टिव को हम स्पेसिफिक टू जनरल कहते हैं। बात समझ में आ गया। यहां पे क्या होंगे, स्पेसिफिक फैक्ट होंगे और उसके बेस पर हम जो है एक जनरल बात करेंगे। वही अगर डिडक्टिव की बात करता हूं तो वहां पे मैंने क्या बोलता, पहले बोल दिया ऑल बॉयज आर स्मार्ट, मतलब एक जनरल बात कर दी। पहले बोल दिया था ऑल बॉयज आर स्मार्ट, जितने भी बॉयज हैं वो सारे के सारे क्या स्मार्ट है। और फिर बोला कि राम जो कि बॉय है तो वो भी स्मार्ट है, श्याम जो कि बॉय है वो भी स्मार्ट है, एक्स जो कि बॉय है वो भी स्मार्ट है, वाई जो कि बॉय है वो भी स्मार्ट है, जेड जो कि बॉय है वो भी स्मार्ट है। तो डिडक्टिव में स्पेसिफिक से जनरल से स्पेसिफिक की बात की जाती है। पहले एक जनरल बात बोली जाएगी और उसके बेस पर फिर स्पेसिफिक बातों पे आते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस आ गया। अगर इंडक्टिव की बात करेंगे तो इंडक्टिव में स्पेसिफिक फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं और स्पेसिफिक से जनरल पे जाते हैं, एक जनरल ओपिनियन बनाते हैं, एक जनरल व्यू बनाते हैं। वही अगर बात करूंगा डिडक्टिव का तो वहां पे क्या होता है, सर डिडक्टिव में एक जनरल ओपिनियन होता है हमारे पास में, हम उसके बेस पर जो है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक पे जाते हैं। बात समझ में आ गया, बोलो जी सर। चलो जी आगे। अब जो आपका इंडक्टिव है वो सिंथेसिस इन नेचर है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे स्पेसिफिक फैक्ट को जोड़ते हैं और एक जनरल फैक्ट को बनाते हैं, एक जनरल ओपिनियन को बनाते हैं। तो स्मॉल स्मॉल स्पेसिफिक ओपिनियन होगा, स्पेसिफिक फैक्ट होगा,
स्पेसिफिक फैक्ट होगा, स्पेसिफिक फैक्ट होगा, स्पेसिफिक फैक्ट है। ये 4 स्पेसिफिक फैक्ट है, इनको जोड़ के हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करके जो है वो एक क्या बना दिया, जनरल ओपिनियन ड्रॉ कर दिया। इसको बोलते हैं दिस इज नोन एज सिंथेसिस इन नेचर। सिंथेसिस का मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन की बात की जाती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग में एक्यूमुलेशन की बात किया जाएगा। यहां पे हम लोग जो है वो सिंथेसिस करेंगे, छोटे छोटे स्मॉल जो आपके स्पेसिफिक फैक्ट्स होंगे उनको जोड़ करके एक जनरल फैक्ट बनाने की बात करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, सिंथेसिस इन नेचर, मतलब छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के बेस पर समथिंग न्यू इनोवेशन करते हैं, कुछ नई इनोवेशन करते हैं। वही अगर मैं बात करूंगा किसका, डिडक्टिव का, किसकी बात करूं, डिडक्टिव, तो वहां पे वो जो है वो कैसा है, वो एनालिसिस इन नेचर है। वो कैसे, एनालिसिस इन नेचर। और एनालिसिस इन नेचर का मतलब क्या हो गया, यहां पे पहले एक जनरल बात होगी, एक जनरल फैक्ट होगा, और उसके बेस पर जो है वो स्पेसिफिक फैक्ट्स के ऊपर आएंगे। बात समझ में आएगा, बोलो जी सर। तो यहां पे होल टू पार्ट्स में आते हैं, और यहां पे पार्ट्स से होल में आते हैं। जो आपका डिडक्टिव है उसके अंदर क्या, होल, पहले एक बड़ी बात करेंगे, उससे छोटे छोटे पार्ट्स की बात करेंगे। जैसे शुरू में बोल दिया ऑल बॉयज आर स्मार्ट, और ऑल बॉयज आर स्मार्ट बोल दिया तो भाई राम भी स्मार्ट, श्याम, जो भी बॉय है वो सारे फिर क्या होंगे, स्मार्ट होंगे। तो ये है आपका, तो इसका मतलब इंडक्टिव जो है वो कैसा, सिंथेसिस इन नेचर है, मतलब यहां पे एक्यूमुलेशन की बात किया जाएगा। जबकि अगर डिडक्टिव की बात करेंगे तो वो कैसा, एनालिसिस इन नेचर है। और यहां पे जो है वो क्या होगा, एक स्पेसिफिक फैक्ट, एक जनरल फैक्ट बोला जाएगा, और वहां से हम स्पेसिफिक फैक्ट के ऊपर आएंगे आगे। अब अगर बात करते हैं किसका, इंडक्टिव का, तो इंडक्टिव बॉटम अप अप्रोच है। इंडक्टिव को बोलते हैं इट इज बॉटम अप। पेपर में काफी बार पूछा गया, इंडक्टिव अप्रोच या डिडक्टिव दोनों दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सी बॉटम अप है या कौन सी जो है वो टॉप डाउन है। तो इंडक्टिव कैसी है, बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होगा, यहां पे सबसे पहले क्या होंगे, फैक्ट होंगे, छोटे छोटे फैक्ट होंगे, उन फैक्ट के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी बनाएंगे। थ्योरी बड़ी होती है, फैक्ट छोटे होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे हम नीचे से ऊपर चलते हैं, बहुत सारे फैक्ट को जोड़ते चलेंगे और फिर एक थ्योरी बनाएंगे। समझ रहे हो क्या जी। तो बहुत सारे फैक्ट को जोड़ा और फिर यहां पे जो है वो क्या कर दिया, एक थ्योरी बना दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप्रोच का मतलब यहां पे फैक्ट के बेस पर हम क्या करते हैं, थ्योरी मेकिंग की बात करेंगे। वही अगर बात करेंगे डिडक्टिव का, तो डिडक्टिव होती है भाई टॉप डाउन अप्रोच। यहां पे थ्योरी पहले से बनी हुई है, हम थ्योरी के बेस पर फैक्ट पे जाते हैं, हम थ्योरी के बेसिस पर फैक्ट पे जाते हैं। जैसे मैंने यहां पे बोला इंडक्टिव में हमने पहले क्या बोला, राम इज स्मार्ट, एक फैक्ट था, श्याम इज स्मार्ट, एक फैक्ट था, मोहन इज स्मार्ट, एक फैक्ट था, और उसके बेस पर फिर हमने थ्योरी बना दिया कि ऑल बॉयज आर स्मार्ट। तो ये तो हो गया इंडक्टिव। डिडक्टिव में मैंने क्या बोला, पहले बोल दिया ऑल बॉयज आर स्मार्ट, मतलब पहले हमने थ्योरी बना दी और फिर उसके बेस पर मैं गया कि राम जो कि एक बॉय है तो वो भी क्या है, स्मार्ट है। तो यहां पे हमने जो है वो क्या किया, थ्योरी से फैक्ट पे जा रहे हैं। तो ये है आपके टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन। और जबकि अगर बात करूंगा इंडक्टिव का तो वो कैसी है, बॉटम अप अप्रोच है। चलो जी आगे। अब ये कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, इसको छोड़ दो एक बार, ये आगे बताऊंगा आगे। अब इंडक्टिव जो आपकी रीजनिंग है, ये इंडक्टिव जो आर्गुमेंट है वो कैसे होता है, यूनिफॉर्मिटी इन नेचर। वहां पे आपको यूनिफॉर्मिटी जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब यहां पे बेसिकली जो है इवेंट और नेचर, इवेंट का जो नेचर है वो जनरली कैसा मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। जैसे आपने बोल दिया राम इज स्मार्ट, तो श्याम भी स्मार्ट होगा, मोहन भी स्मार्ट होगा। तो यहां पे आपको जो है वो यूनिफॉर्मिटी जो है वो देखने को मिलेगी। किसके अंदर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा, आपको प्रीमाइसिस में, जो भी प्रीमाइसिस है उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्मिटी। वही अगर बात करूंगा किसका, सर अगर बात करते हैं हम अपने डिडक्टिव का, तो वहां पे वो क्या होगा, यहां पे हम यूनिफॉर्मिटी को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। यहां पे यूनिफॉर्मिटी को क्या करते हैं, वेरीफाई करने की बात करते हैं। ओके, अब इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है या इंडक्टिव आर्गुमेंट जो वो कैसा रहेगा, अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा। अनस्ट्रक्चर्ड क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, बहुत सारे अलग अलग फैक्ट को जोड़ना है, फिर जाके कोई थ्योरी को बनाना है। तो ये आपका अनस्ट्रक्चर रहेगा। फैक्ट को अलग अलग तरीके के फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, उनके बेस पर आप बना लोगे। आप ये जैसे आपने ये बताना है कि ऑल बॉयज आर स्मार्ट, तो आप वहां पे ये भी बोलोगे राम जो कि 2 साल का था वो भी स्मार्ट है, श्याम जो कि 20 साल का था वो भी स्मार्ट है, मोहन जो कि 50 साल का था वो भी स्मार्ट है। तो अलग अलग छोटे छोटे फैक्ट्स को आपने क्या किया, जोड़ा और जोड़ के एक थ्योरी को क्या किया, बनाने का काम किया। तो यहां पे यहां जो आपका पाथ रहेगा इंडक्टिव में वो कैसा रहेगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा। इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो कैसी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड, एक वेल डिफाइंड पाथ पहले से अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अगर बात करो डिडक्टिव का, तो वो होती है भाई स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पे पहले से थ्योरी बनी हुई है। थ्योरी अगर बनी हुई है तो सब कुछ जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रक्चर्ड। ये कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड इन नेचर।
ओके अब इंडक्टिव जो है वहां पे हम क्या करते हैं, एक अननोन फैक्ट को जानने की बात करते हैं। हम यहां से जाते हैं नोन से अननोन पे। कुछ फैक्ट हमको पता है, राम स्मार्ट ये हमको पता है, श्याम स्मार्ट है वो पता है, मोहन स्मार्ट है वो पता, लेकिन सबके बारे में सभी स्मार्ट या नहीं है वो तो नहीं पता। तो हम यहां पे क्या करते हैं, नोन से अननोन पे जाने की बात करते हैं, नोन से अननोन पे जाने की बात करते हैं। तो इंडक्टिव में नोन से अननोन पे। और वही अगर बात करूंगा किसका, डिडक्टिव का, तो वहां पे बहुत सारे जो है वो आपके पास में एक अननोन फैक्ट होगा, ठीक है, और उसके बेस पर आप नोन फैक्ट के ऊपर जाने की बात करते हैं। आगे जो आपकी इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो आपकी क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। वो कैसी होती है, क्वालिटेटिव। लेकिन अगर बात करूंगा मैं किसका, डिडक्टिव का, तो वो आपको कैसे मिलेगी, क्वांटिटेटिव इन नेचर। उसको आप जो है वो क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, 100% वैलिडिटी के साथ आप उसको देख सकते हो। ओके अब इंडक्टिव जो रीजनिंग है वो कैसी रहेगी, सब्जेक्टिव होती है। इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो कैसी रहेगी, सब्जेक्टिव, मतलब ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है वो क्या है, बेस्ड है। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मोहन स्मार्ट है, ऐसा हो सकता है कि मुझे लगे मोहन स्मार्ट नहीं है। तो ये जो है वो कैसी होती है, सब्जेक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। वही अगर बात करूंगा डिडक्टिव का, तो वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, क्योंकि वो बेस्ड ऑन डेटा है। यहां पे मैनिपुलेशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, जबकि इंडक्टिव के अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं। आगे जो आपके इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो बेस्ड है किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी पे। वो 100% श्योर नहीं है। आपने बोल दिया राम स्मार्ट, राम भी स्मार्ट है, मोहन भी स्मार्ट है, सोहन भी स्मार्ट है, एक्स भी स्मार्ट, ए भी स्मार्ट, बी भी स्मार्ट, एक्स वाई जेड पी क्यू आर सभी स्मार्ट है, लेकिन फिर भी ये बोला कि सभी बॉय स्मार्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्ट को जोड़ दिया और फिर आपने अगर ये बोल दिया, थ्योरी बना दिया कि ऑल बॉयज आर स्मार्ट, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पे ये हमेशा बेस्ड है ऑन प्रोबेबिलिटी, मतलब नॉट 100% श्योरिटी। लेकिन अगर बात करूंगा डिडक्टिव का, तो डिडक्टिव 100% क्या होती है, वैलिडिटी के ऊपर बात करती है। चलो जी आगे। अब इंडक्टिव में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस से क्या, एक थ्योरी बनाने का, थ्योरी जो है वो बनाते हैं। लेकिन अगर बात करूं डिडक्टिव में, तो वहां पे थ्योरी पहले से बनी होती है, और थ्योरी से हम कहां जाते हैं, प्रैक्टिस पे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। आगे इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्टार्ट होती है किससे, एग्जाम्पल से। स्टार्ट होगी किससे, एग्जाम्पल से। देन फिगर आउट व्हाट रूल्स गवर्न इट। तो यहां पे पहले हम बात करेंगे किसके, एग्जाम्पल के, और एग्जाम्पल के बेस पर हम लोग थ्योरी बनाएंगे। लेकिन जो डिडक्टिव की बात करूं तो वो स्टार्ट होती है किससे, वो स्टार्ट होती है पहले किससे, रूल से या थ्योरी से, और फिर वहां से आते हैं हम किस पे, एग्जाम्पल पे। जैसे यहां पे देख लो एक बार, हमने बोल दिया राम इज स्मार्ट, श्याम स्मार्ट, मोहन, तो ये सब जो है वो क्या, एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल से फिर हमने बोल दिया ऑल बॉयज आर स्मार्ट, यहां पे आ गए। तो ये प्रोबेबिलिटी है, इट मे और मे नॉट बी। ऐसा हो भी सकता है सभी बॉय स्मार्ट हो, ऐसा हो सकता है कि सभी बॉय स्मार्ट ना हो। तो यहां पे हम एग्जाम्पल से थ्योरी पे आ रहे हैं, एग्जाम्पल से प्रैक्टिस पे उस पे आ रहे हैं। देखो क्या बोलते हैं, स्टार्ट विद एग्जाम्पल देन फिगर आउट व्हाट रूल्स गवर्न इट। तो एग्जाम्पल से किस पे आ गए, थ्योरी पे। वही अगर बात करूंगा किसका, डिडक्टिव का, तो वहां पे हम थ्योरी, वहां पे हम जो है वो स्टार्ट करेंगे किससे, रूल से या थ्योरी से। देन फिगर आउट द वर्ड अंडर दोज, और फिर हम उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करने की बात करेंगे। हो भाई तुम भी कोल्ड ड्रिंक मत पीना, सही में सर्दियां चल रही है, और मैंने 3 बैक टू बैक जो है लगातार कोल्ड ड्रिंक पी ली एक साथ ही, बड़ा मन कर रहा था, और वो उसके बाद जो ये हालत हो गई है। तुम बिल्कुल मत पीना यार, बहुत बुरा हाल है। चलो आओ आगे। तो अगर बात करेंगे किसका, अगर इंडक्टिव की बात करते हैं, तो इंडक्टिव क्या, ये स्टार्ट होगी किससे, एग्जांपल से। देन फिगर आउट करेंगे कि व्हाट रूल्स गवर्न इट। तो एग्जांपल से थ्योरी पे जाएंगे। वही अगर डिडक्टिव की बात करता हूं, तो वहां पे हम लोग जो है वो थ्योरी से एग्जांपल पे जाते हैं, ठीक है। और ये जो इंडक्टिव होती है वो क्या है, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करती है, मतलब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर डिडक्टिव की बात करूं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो यहां पे जो आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे वो सारे के सारे कैसे होती है, वेरीफाइंग स्टेटमेंट होते हैं। तो यहां पे हम डिडक्टिव में हम थ्योरी से ऑब्जर्वेशन पर जाते हैं, थ्योरी से ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, इंडक्टिव में और किसमें, डिडक्टिव में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो कि भाई इंडक्टिव क्या है, डिडक्टिव क्या है। अब एक एक करके पढ़ेंगे दोनों को, ठीक है। एक इंडक्टिव अपने को करना है नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बार, लेकिन मैं पहले थोड़ा बहुत इंडक्टिव का पढ़ा दूं आपको। देखो इंडक्टिव के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से आ जाए, यहां पे आ जाओ। एक बार इंडक्टिव की बात करते हैं। इंडक्टिव में क्या, इनोवेशन की, इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करके इनोवेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा स्पेसिफिक फैक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और स्पेसिफिक से जनरल पे जाते हैं। तीसरा ये सिंथेसिस नेचर है, बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्ट होंगे, उनके बेस पर एक जनरल ओपिनियन बनाएंगे। फिर ये एक बॉटम अप अप्रोच है, मतलब कई सारे फैक्ट को जोड़ जोड़ के थ्योरी बनाएंगे। फिर ये कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट है, आगे देखेंगे। फिर ये यूनिफॉर्मिटी इन नेचर है, मतलब जो भी प्रीमाइसेस होंगी उनमें आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा। आगे ये अनस्ट्रक्चर्ड नेचर है, मतलब वेल डिफाइंड पाथ पहले से प्रिस्क्राइब्ड नहीं होता। आगे
आगे ये नोन से अननोन पे जाता है, आगे ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, आगे ये सब्जेक्टिव है। ऐसा हो सकता है कि कोई फैक्ट आपको अलग लगे, मुझे अलग लगे, तो यहां पे जो है वो पर्सनल जजमेंट जो है वो रोल प्ले करती है। आगे ये बेसिक प्रोबेबिलिटी पे, मतलब 100% श्योरिटी आपको यहां पे नहीं मिलेगा। आगे ये प्रैक्टिस से थ्योरी के ऊपर जाते हैं यहां पे हम लोग, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से और फिर थ्योरी पे आते हैं, और जो कंक्लूजन आएगा वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। इट मे और मे नॉट भी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर बात करूं मैं किसका, डिडक्टिव का, वो क्या बोलता है, डिडक्टिव को देख लो एक बार। पहले डिडक्टिव में थ्योरी ऑलरेडी बनी हुई है, उसको हम क्या करते हैं, ओनली वेरीफाई करने की बात करते हैं, तो थ्योरी को वेरीफाई किया जाता है। डिडक्टिव जनरल से स्पेसिफिक पे जाती है, ठीक है जी। डिडक्टिव एनालिसिस नेचर है, एक जनरल फैक्ट होगा, बड़ा फैक्ट होगा, उसको फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये होल से पार्ट्स पे जाएगा। ये टॉप डाउन है, थ्योरी से नीचे एग्जांपल्स पे जाएंगे। फिर ये एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट है, ये आगे देखेंगे। ये यहां पे हम यूनिफॉर्मिटी को क्या करते हैं, वेरीफाई करने की बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड होता है नेचर के अंदर, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है, ये ऑब्जेक्टिव है। यहां पे पर्सनल जजमेंट जो है रोल पे नहीं करते, क्योंकि थ्योरी पहले से बनी हुई है। ये 100% वैलिडिटी के ऊपर बात करता है। यहां पे हम थ्योरी से प्रैक्टिस पे जाते हैं, यहां पे हम स्टार्ट करेंगे पहले रूल से, थ्योरी से, और फिर हम एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। और यहां पे एक सबसे मेन बात, इसको हम जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो थ्योरी से ऑब्जर्वेशन पर जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। हम यहां पे पहले थ्योरी देखेंगे, थ्योरी से फिर फैक्ट्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशन या फिर फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं। ये दोनों के अंदर जो है एक मामूली सा डिफरेंस है, किसमें, इंडक्टिव में और डिडक्टिव में। अब मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है ये बोलते हैं कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है। हाँ, वो बात सही है कि दोनों के अंदर काम जो है वो अलग अलग हो रहा है, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। हो बुरा हाल है दोनों जो है, हाँ बुरा हाल तो सर आपका होना ही है, 3 कोल्ड ड्रिंक पियो ऐसा ही होगा तुम्हारा। हाँ भाई ठीक है, बोल लो तुम भी। चलो अब दोनों की अगर बात करते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिया एक बार ऊपर से, ठीक है। डिटेल के अंदर तो पढ़ना है अभी, पूरा को पूरा 1 घंटे का लेक्चर लगाएंगे इंडक्टिव पे, पूरा का पूरा 1 घंटे का लेक्चर है डिडक्टिव पे, वहां डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कोज एंड अनकोज, बड़ी कहानी है, साउंड अनसाउंड। लेकिन वही बात है, पहले बेस क्लियर होना चाहिए। तो बेस के अंदर आपको मैंने बता दिया कहानी क्या थी, ये इंडक्टिव क्या, नई थ्योरी को अगर डेवलप करना है, नए फैक्ट्स के ऊपर जाना है, नई थ्योरी अगर डेवलप करनी है, नई ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशन थी उनके वजह से कुछ नया डेवलप करना है, फॉर्मूला डेवलप करना है, इंडक्टिव। पहले से कुछ बना हुआ उसको बस वेरीफाई करना है, उसको सिर्फ टेस्ट करना है, डिडक्टिव। धरती गोल है, पहले से बना हुआ है, बस उसकी चेकिंग करना है, डिडक्टिव। धरती जो है, अब समुद्र जो कितना गहरा है जाके चेक करना है, पहले मान लो पता नहीं है समुद्र कितना गहरा है, जाके चेक करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। तो नई चीज डेवलप करनी है, इंडक्टिव। कोई चीज ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसको सिर्फ वेरीफाई करना है, टेस्टिंग करना है, तो वो हो जाएगा क्या, आपका डिडक्टिव। बात समझ में आ रहा है, बोलो जी सर, ये हो गया। आप थोड़ा सा एक बार ना इंडक्टिव पढ़ते हैं बुक में, बुक के अंदर आ जाओ भाई, आ जाओ। थोड़ा पढ़ा देता हूं आज, फिर डिटेल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन, ऑल्सो नोन एज इंडक्शन। रीजनिंग बाय कंसिस्टेंसी, क्या बोलते हैं, रीजनिंग बाय कंसिस्टेंसी। ये इसको बॉटम अप, नीचे से ऊपर रीजनिंग भी बोला जाता है। द रीजनिंग मेथड दैट डील विद प्रोबेबिलिटी, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है, ये एक ऐसा रीजनिंग मेथड है जो डील करता है किसे, प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर कभी भी 100% श्योरिटी, 100% सर्टेनिटी की बात नहीं की जाती है। दूसरा, इंडक्टिव रीजनिंग एक रीजनिंग मेथड है दैट डील प्रोबेबल कंक्लूजन। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर जो भी आपके कंक्लूजन आएंगे वो हमेशा कैसे आएंगे, प्रोबेबल कंक्लूजन आएंगे। मतलब यहां पे कभी भी एग्जैक्टनेस की बात नहीं की जाती है। आगे, इट रीजन फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट एंड प्रोबेबल रूल्स अप टुवर्ड्स प्रोबेबल कंक्लूजन दैट डोंट नेसेसरी फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइस। इसके अंदर हम स्पेसिफिक फैक्ट पे जाते हैं और प्रोबेबल रूल बनाते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन जो है वो फॉलो करे, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन जो है वो किसको, प्रीमाइसिस को क्या करे, फॉलो करे। तो मेन बात जो है वो ये है कि 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है। हमने ये बोला राम इज स्मार्ट, श्याम इज स्मार्ट, मोहन स्मार्ट, और ये बोल दिया ऑल बॉयज आर स्मार्ट। सर अपने आपको देख लो एक बार, क्या आप इसमें आ रहे हो, नहीं भाई हम तो ऑल बॉयज तो हैं लेकिन स्मार्ट तो नहीं है। तो इसका मतलब ये चीज जो है, मतलब ये क्या है, ये स्पेसिफिक फैक्ट्स है, और ये जो है ये क्या है, कंक्लूजन। तो ये बोला कि कंक्लूजन हमेशा फॉलो करेगा, ऐसा जरूरी
नहीं है। तो यहां पे लिखा हुआ है क्या, इट रीजन फ्रॉम, ये कहां से आएगा, फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट से, शुरुआत होगी स्पेसिफिक फैक्ट से, एंड प्रोबेबल रूल्स अप टुवर्ड्स प्रोबेबल कंक्लूजन दैट डोंट नेसेसरी फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइस। जो कंक्लूजन होगा वो प्रीमाइसिस को फॉलो करे हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट लुक फॉर पैटर्न डेटा, ये जो है वो ढूंढेगा, पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड होता है। इंडक्टिव रीजनिंग हमेशा पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। एंड इट इज द रीजनिंग बाय कंसिस्टेंसी। ये रीजनिंग बाय कंसिस्टेंसी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बोल दिया राम इज स्मार्ट, श्याम इज स्मार्ट, मोहन इज स्मार्ट, एक्स इज स्मार्ट, वाई इज स्मार्ट, फिर बोल दिया ऑल बॉयज आर स्मार्ट। तो ये कंसिस्टेंसी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। इट इज ऑफन कॉल्ड बॉटम अप, इसको जो है वो बॉटम अप रीजनिंग बोला जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा, बिकॉज इट जनरली स्टार्ट विद स्पेसिफिक फैक्ट। ये स्टार्ट होता है कहां से, स्पेसिफिक फैक्ट या स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से या स्पेसिफिक मेजरमेंट से, एंड प्रोबेबल रूल, और ये प्रोबेबल रूल से स्टार्ट होता है, एंड द रीजन टुवर्ड्स ए जनरलाइजेशन। और यहां पे जो है वो क्या होगा, जो रीजन होंगे, जो प्रोपोजिशन होंगे, वहां से आप जनरलाइजेशन के ऊपर जाते हो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ए प्रोबेबल रूल और लाइकलीहुड। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये बॉटम अप रीजनिंग है, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा आगे। इट जनरली स्टार्ट विद स्पेसिफिक फैक्ट, ये शुरू होगा स्पेसिफिक फैक्ट से, जैसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात करके ये शुरू होगा, एंड और प्रोबेबल रूल्स होंगे, एंड रीजन टुवर्ड्स जनरलाइजेशन। और जो प्रोबेबल रूल्स होंगे वहां से आप जाओगे किस पे, जनरलाइजेशन पे, मतलब स्पेसिफिक से जर्नल पे जाने की बात करते हैं। अब नीचे आ जाओ एक बार पेज नंबर 1.3 पे आ जाओ, सीधा आ जाओ यहां पे। एन इंडक्टिव आर्गुमेंट, एन इंडक्टिव आर्गुमेंट इज वन इन विच द प्रीमाइसेस आर सपोज, कि वो सपोर्ट करेंगे किसको, कंक्लूजन को। ओनली सपोज किया जाता है, 100% श्योरिटी नहीं होती। दूसरा, इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू, अगर प्रीमाइसेस जो है ट्रू है, इट इज अनलाइकली दैट द कंक्लूजन इज फॉल्स। ओके, द कंक्लूजन प्रोबेबली फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइस, जो कंक्लूजन है वो प्रोबेबली फॉलो करेगा किसको, प्रीमाइसेस को, बट नॉट सर्टेनली। मैंने लिखा बट नॉट सर्टेनली, चांसेस है कि वो गलत भी हो सकता है, चांसेस है कि वो गलत भी हो सकता है। जैसे देखो एक बार प्रीमाइस दिया गया, सुकरात जो है वो ग्रीक था, ओके, और जितने भी ग्रीक है वो सब क्या खाते हैं, मोस्ट ग्रीक, मेजोरिटी ग्रीक जो है वो क्या खाते हैं, फिश खाते हैं। तो कंक्लूजन दे दिया कि सुकरात जो है वो भी फिश खाता होगा। ऐसा जरूरी है, क्या पता सुकरात का मन ना करता हो। ऐसा जैसे एक फैक्ट बोल दिया कि जितने भी पंजाबी हैं, ठीक है, जितने भी सरदार हैं, वो जो है वो शादियों में शराब पीते हैं, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है क्या, बताओ, नहीं। बहुत सारे सिख हैं जिन्होंने अमृत जो है वो चखा हुआ है, तो वो तो नहीं करते हैं भाई, बिल्कुल वो टच भी नहीं करते हैं उस चीज को, उनके सख्त खिलाफ है वो। बहुत सारे जो है वो ऐसा बोलते हैं कि जो जैसे हरियाणा के अंदर जो जाट हैं, तो वो जो है वो थोड़ा सा अक्खड़ दिमाग के होते हैं, मतलब ये है कि वो थोड़ा अड़ जाते हैं, किसी बात पे अड़ गए तो अड़ गए, ठीक है। ऐसा होता है क्या, नहीं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे इसका मीनिंग जो है वो ये है कि जो प्रीमाइसेस में लिखा हुआ है कंक्लूजन उसको 100% फॉलो करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर या इंडक्टिव आर्गुमेंट में हमेशा आपको जो है वो एक चीज जरूर देखने को मिलेगा, और वो क्या, प्रोबेबिलिटी। क्या देखने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगा। अब ऐसा बोलते हैं कि जितने भी ब्राह्मण है वो सब जो है ऐसा, मतलब ब्राह्मण है तो इसका मतलब चिकन फिश ये नहीं खाता होगा, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ब्राह्मण है वो चिकन फिश भी खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि मुस्लिम जो है वो चिकन खाते हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी है जो चिकन नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इंडक्टिव के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होगा, कुछ फैक्ट्स होंगे, उनके बेस पर थ्योरी तो बनाओगे, बट वो थ्योरी 100% ट्रू है ऐसा जरूरी नहीं होता है। आ गया। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इवन इफ बोथ द प्रीमाइसेस आर ट्रू। देखो ये प्रीमाइसेस 1 में क्या बोला गया, प्रीमाइसेस 1 के अंदर ये बोला गया कि सुकरात जो है वो ग्रीक था, हाँ ठीक है, वो ये भी सही है। प्रीमाइसेस 2 में बोला गया और मोस्टली जितने भी ग्रीक है वो फिश खाते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन दे दिया कि सुकरात जो है वो भी फिश खाता होगा। तो बोलता है इवन इफ बोथ प्रीमाइसेस ट्रू, चाहे दोनों के दोनों प्रीमाइसेस जो है वो क्या है, ट्रू है, इट इज स्टिल पॉसिबल फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स। लेकिन अभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि कंक्लूजन जो है वो क्या हो आपका, फॉल्स हो। क्यों, क्या हो सकता है कि सुकरात को जो है फिश अच्छी ना लगता हो, फिर सुकरात को जो है फिश से एलर्जी हो और वो ना खाता हो, हाँ जी सर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर चाहे प्रीमाइसेस आपके सारे सही हो, लेकिन फिर भी जो कंक्लूजन है वो आपका 100% ट्रू ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। प्रीमाइसेस में हमेशा ये मिलेगा, वर्ड्स विच टेंड्स टू मार्क एन आर्गुमेंट एज इंडक्टिव इंक्लूड। इंडक्टिव आर्गुमेंट्स में हमेशा ये वर्ड देखने को मिलेगा, प्रोबेबली, लाइकली, पॉसिबली, रीजनेबली, ये सब। आगे इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होगा, इंडक्टिव आर्गुमेंट जिसके अंदर एक ट्रू प्रीमाइसेस लेकिन फिर भी प्रोबेबली ट्रू कंक्लूजन।
इसका मतलब क्या हो गया, चाहे प्रीमाइसिस आपकी जो है वो क्या हो, ट्रू हो, लेकिन कंक्लूजन जो है, चाहे प्रीमाइसिस 100% ट्रू है, प्रीमाइसिस 100% ट्रू है, लेकिन कंक्लूजन जो है वो 100% ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पे हमेशा आपको जो है सम सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगा। चलो जी आगे, ये देखो इंडक्टिव आर्गुमेंट के बारे में क्या, इंडक्टिव आर्गुमेंट आर नॉट ट्रूथ, तो ट्रूथ प्रिजर्विंग नहीं होता, ये पहली बात। तो इवन इन ए गुड इंडक्टिव आर्गुमेंट वेयर द प्रीमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन डज नॉट हैव टू बी ट्रू, चाहे प्रीमाइसेस सारी ट्रू लेकिन कंक्लूजन हमेशा ट्रू होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एट मोस्ट कंक्लूजन इज मोस्ट लाइकली ट्रू। ओके, इंडक्टिव आर्गुमेंट आर मीन टू मेक कंक्लूजन मोर लाइकली और मोर एक्सेप्टेबल। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट में जो कंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा यही होगा मोर लाइकली, कि ऐसा हो सकता है, लेकिन 100% श्योरिटी यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बेसिक था इंडक्टिव आर्गुमेंट का। अब अगली क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे पूरा पढ़ेंगे इंडक्टिव, स्ट्रॉन्ग, वीक, कोजेंट, अनकोजेंट, ये सब कहानी पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि भाई इंडक्टिव आर्गुमेंट कैसा होता है। तो इंडक्टिव वो है जिसमें प्रीमाइसिस चाहे आपकी जो है वो क्या हो, ट्रू हो, दोनों प्रीमाइसिस ट्रू हो, चाहे तीन प्रीमाइसिस तीनों ट्रू हो, लेकिन जो कंक्लूजन है वो 100% ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। ओके जी सर, लो जी, ये है आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो थोड़ा एक बार बेसिक देखा इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। ओके, तीसरा भी एबडक्टिव, वो फिर अगली क्लास में करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पूरा इंडक्टिव, उससे अगली क्लास में डिडक्टिव, और उससे अगली क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करेंगे पूरा का पूरा एबडक्टिव, और उसके बाद में फिर हम आएंगे अपने स्क्वायर ऑपोजिशन के ऊपर। ओके जी सर, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। ओके हाँ जी, और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है जी सर, चलो ये करो, और सर्दियों के अंदर कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पीना, ठीक है ना जी सर। तो चलो ये करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।